जय हिंद। आपका स्वागत है न्यू डायमंड स्टडी वे चैनल में। आज जो चलेंगे क्लास 9th का 4 चैप्टर हैं केमिस्ट्री साइंस का, जो नाम है उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचनाएं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या कह रहे हैं, मैं पीछे एक वीडियो डाला हूँ, आप लोग देख चुके होंगे। और उसमें जो है हम लोग कैथोड एनोड तक, अर्थात हमने मतलब एक परमाणु में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हम ये सभी क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों मिलके परमाणु क्या होता है, रहते हैं। पहले डाल्टन ने तो कहा था, क्या कहा था डाल्टन, कि परमाणु अविभाज्य, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, अत्यंत सूक्ष्म कण है। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे, क्योंकि किसी भी काम को स्टार्टिंग में सभी बात नहीं होता, अध्ययन करने के बाद ही आप लोग जान रहे हैं साइंस जो है किस पर टिका हुआ है, अध्ययन पर टिका हुआ है। अगर जो उस पर अध्ययन ना हो जाए, परीक्षण नहीं होते रहे, प्रयोग नहीं होते रहे, तो हम लोग इतना विकसित या विकास में नहीं शामिल होंगे। क्लियर है। तो हम हर हाल में ये जानते हैं कि जब भी हम साइंस पढ़ते हैं तो एक तरह से अपने आप में भावना रखना चाहिए साइंटिस्ट के रूप में। ऐसे तो सभी स्टूडेंट रहते हैं, साइंटिस्ट का अर्थ ये दिमाग में फेज बना देता है, साइंटिस्ट का मतलब हुआ कि साइंस के बहुत अधिक जानकार ना। तो हम उस सोच के चलेंगे तो साइंस पढ़ने में मजा आएगा। क्वेश्चन अगर जो कैसे, क्यों, कहाँ अगर जो होते रहेगा आपके ब्रेन में, मेरे ब्रेन में, तो ये निश्चित है, कंफर्म है कि हम लोग क्या करेंगे, साइंस को अच्छी तरह समझेंगे ना। अब एक एक करके ही ना आगे बढ़ा होगा, स्टेप बाय स्टेप। अब हम आ रहे हैं परमाणु किसके बारे में, परमाणु मॉडल के बारे में, मॉडल ऑफ एटम ना, क्या कहेंगे, मॉडल ऑफ एटम के बारे में जानेंगे। तो इसमें परमाणु में क्या है, मॉडल निकला है। मॉडल 3 व्यक्ति ने दिया है। अभी आपके वर्तमान किताब में 9th की क्लास में आपको 3 व्यक्ति का मॉडल शो किया गया है। उस मॉडल का तीनों वैज्ञानिक, तीनों साइंटिस्ट का नाम क्या है, आपका तीनों साइंटिस्ट का नाम जे थॉमसन है। क्या है, जे थॉमसन है, और रदरफोर्ड है, और अर्नेस्ट, उसको कहते हैं अर्नेस्ट, और नील्स बोर है। क्या है, नील्स बोर। तो हम सबका नाम लिख दिए, बोर स्पेलिंग ठीक है जी। तो जे थॉमसन और रदरफोर्ड और बोर ने अपना अपना एक परमाणु मॉडल दिया, ठीक है। तो सबसे प्रथम ने क्या दिया, सबसे प्रथम एक परमाणु मॉडल दिए, कौन, जे थॉमसन। किस ईस्वी में, किस ईस्वी में दिए हैं, 1893 में। 1911 में कौन दिए हैं पता है, रदरफोर्ड ने। और चलिए, ये परमाणु मॉडल है, क्या है, परमाणु मॉडल है। अब इस मॉडल में जो थॉमसन जो थे, उन्होंने पहले तरबूज समझते हैं, तरबूज कैसा फोटो रहता है, उसका फिगर उसका कैसा रहता है, ऐसा ही रहता है। और उसमें क्या रहता है, बीज भी रहता है ना, रहता है ना बीज, हाँ। तो उन्होंने उस तरबूज के रूप में शो किया, प्रस्तुत किया, कौन, थॉमसन ने। किसका, परमाणु मॉडल, एटम मॉडल को। उन्होंने कब किया ये काम, तो 1893 में किए, 1893 में किए। कब किए, 1893 ईस्वी में एक मॉडल आप लिख सकते हैं, लिखना शुरू कर सकते हैं आप लोग। जे थॉमसन 1893 में एक मॉडल जो है, परमाणु का एक मॉडल प्रस्तुत किया, जो तरबूज की तरह था। किसकी तरह था, तरबूज की तरह। ये तरबूज मान लीजिए, ये है नहीं, मानना है, फिगर है इसका, ठीक है। ये तरबूज का जो है माना गया, तरबूज की आकार की तरह माना गया। थॉमसन के अनुसार जो था, परमाणु में धन आवेश बिखरा है। क्या है, धन आवेश बिखरा हुआ, अर्थात क्या कहेंगे, धन आवेश कई जगह जो क्या है, बिखरा हुआ है। क्या है, धन आवेश कई जगह बिखरा हुआ, अर्थात प्लस जो है
कई जगह बिखरा हुआ है। और जो लाल भाग जो होता था, बीज देखे हैं बीज उसका, तो ये जो प्लस प्लस है ये लाल भाग जो उसका कलर जो होता है उसका है। और बीज पर जो है धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की मोती क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। इसी को ई कहिए, इसमें माइनस का आवेश दीजिए, ठीक है। मानिए जो धसा जो रहता है ये क्या धसा रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है, अब प्लस जो है नीचे में प्रोटॉन। अर्थात हम समझ रहे हैं परमाणु के अंदर क्या क्या है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन की मात्रा जो है उपलब्ध है। अब रही बात ये प्लस किस चीज का दिया गया है, आप समझ रहे हैं, ये प्लस केंद्रक है। क्या है, केंद्रक किसको माना गया, और केंद्रक अर्थात क्या, नाभिक किसको कहते हैं, क्या कहते हैं, नाभिक किसको कहते हैं, इस बीच वाला भाग को क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। इस बीच में जो आप देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और जितने भी लाइनिंग आप देख रहे हैं इस पे सभी पर क्या बैठा हुआ, इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ। क्या बैठा हुआ है, इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इस जहाँ जहाँ ये सभी जितना भी चीज़ है ये क्या दिख रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन धसा हुआ है। क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन धसा हुआ है। परमाणु मॉडल हुआ ये, आप लोग समझ सकते हैं। परमाणु मॉडल के लिए अगर जो आपको पूछा जाए तो परमाणु मॉडल आप इस तरह से बना सकते हैं, कहीं से कोई परेशानी नहीं आने की उम्मीद है। और ये सभी जितने भी गोलाकार मैंने दिया है ये सभी ई है। क्या है, ई है। ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इसमें सब में क्या है, माइनस है। क्या है, माइनस है, मतलब ऋण में ना। तो हम इस समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ना दिख रहा है, और इस बीच में जो बिखरा होगा वो क्या होगा, प्लस होगा। क्या होगा, धन आवेशित होगा। क्या होगा, धन आवेशित होगा। अब इसके बाद नाभिक किसको कहेंगे, आप बोल सकते हैं, नाभिक क्या कहेंगे, परमाणु के जो केंद्र में स्थित जो कण होंगे उसे क्या कहेंगे, जो भी होंगे उसको क्या कहेंगे, नाभिक कहेंगे। अब हमें ये पता चला जे थॉम्सन के अनुसार उन्होंने कुछ अपना प्रस्तुति दिए, जब ये बोले, क्या बोले कि ये आपका जो है परमाणु तरबूज के तरह जो ये थॉम्सन का है। किसका है, थॉम्सन का है। थॉम्सन क्या बोले, थॉम्सन, जे थॉम्सन का दिया हुआ फिगर है तरबूज, तो इसमें वो क्या कहे, जितना भी धसा हुआ है सब इलेक्ट्रॉन है, वहाँ भी वही हम शो किए हैं। चलिए अब इसके नेक्स्ट क्या किया, जे थॉम्सन ने कुछ वाक्य बोल दिया, ये कहा गया या हम लोग या उसके पर वैज्ञानिक ने चर्चा किया कि परमाणु एक धन आवेशित गोलाकार पिंड होता है। परमाणु कैसा होता है, एक धन आवेशित, क्या होता है, एक धन आवेशित गोले में, मतलब जो गोला के अंदर धन आवेशित था वो क्या बोला, परमाणु। जे थॉम्सन ने बोला कि परमाणु एक कौन सा आवेश है, धन आवेशित गोलाकार पिंड है। जो आप पिंड समझ, गोलाकार पिंड का मतलब पिंड तो समझ में करते हैं ना। चलिए ठीक है। और जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये धसा हुआ जो है इसको क्या कहा, इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब दूसरी बात बोला वो कौन, जे थॉम्सन ने, कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश जो होता है जिसको हम लोग परिमाण कहते हैं, परिमाण के समान होता है। यहाँ कह रहा है ऋण आवेशित, जे थॉम्सन के अनुसार कहा दिया गया है कि ऋण आवेशित और धन आवेशित, ऋण आवेशित और धन आवेशित जो है क्या है, आवेशित, धन छूट गया, धन लिख लीजिए। धन आवेशित जो है ये दोनों जो क्या है, परिमाण के समान है। किसके समान है, परिमाण क्या है, ये समान होता है। और जब दोनों चीज आप पीछे भी पढ़ चुके हैं, कल वाला भी वाला में हम क्लास में बोल दिए हैं कि जब दोनों रहते हैं और इसका परिमाण की बात हो तो ये कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएंगे। क्या होंगे, इसलिए ये क्या हो गया, उदासीन हो गया। क्या हो गया, यह उदासीन हो गए। कौन, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश जब भी रहेगा तो वो क्या होगा, परमाणु उदासीन होता है। क्लियर हुआ। ये किन्होंने कहा, ये दो वाक्य जो मैंने बोला कि परमाणु एक धन आवेशित गोलाकार पिंड है, धन आवेशित गोलाकार पिंड है। क्या बोला, गोलाकार पिंड है, धन आवेशित गोलाकार पिंड है, गोलाकार
पिंड है। जब ये गोलाकार पिंड है, दो बातों ने कौन दिया, थॉमसन ने बोला कि धन आवेशित ये परमाणु जो होते हैं उसका मॉडल इस प्रकार है कि परमाणु एक धन आवेशित पिंड है, गोलाकार पिंड है, जिसमें क्या धसा रहता है, इलेक्ट्रॉन जो है, क्या है, इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होता है, धसा रहता है। क्लियर। अब आगे जो है दूसरा बात बोला उन्होंने कि धन आवेशित और ऋण आवेशित जब दोनों रहते हैं तो परिमाण क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, उसके परिमाण क्या समान होने के कारण वो क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। ये दो बात किसने कहा, जे थॉमसन ने कहा। आप लोग नोट कर लीजिएगा भाषा में। चलिए अब हम चलेंगे किसके, अब जो हम चलेंगे परमाणु मॉडल का ही दूसरा मैंने नाम बोला था रदरफोर्ड ने। क्या बोला, रदरफोर्ड ने भी अर्नेस्ट, क्या कहते हैं, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने भी एक मॉडल प्रस्तुत किया। क्या किया, उन्होंने भी एक मॉडल प्रस्तुत किया, लेकिन उन्होंने कुछ प्रयोग करने के बाद, कुछ परीक्षण करने के बाद तो ही ना कुछ बोले होंगे। अब हम बोले थे कि थॉमसन ने किया, थॉमसन पर संतुष्टि नहीं हुआ तो कौन किया, रदरफोर्ड ने किया। तो रदरफोर्ड, तो आप उसका नाम पहले लिख लिया जाए। दूसरा वैज्ञानिक थे ये कौन, रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड जो थे, इनका जन्म 1800 कब हुआ था, 73 में जी, 71 में सर, 1871 में बॉर्न और 1937 में क्या हुआ था, डेथ हुए थे। तो अब दोनों 1871 से लेके 1937 तक उनका जीवन काल रहा। और नेक्स्ट रदरफोर्ड जो है क्या किए, सबसे प्रथम जो है, मतलब ये जो क्या कहते हैं आपको, 1911 में ना, 1911 में जो क्या किए थे, आपका इस परमाणु मॉडल पर क्या किए थे, अपना प्रस्तुति किए थे, मतलब वो अपना क्या कर दिए थे, बातें रखे थे। लेकिन इसमें क्या हुआ था, उनका जन्म 30 अगस्त को हुआ था। अभी कौन सी चला, अगस्त, कौन अगस्त आज 30 है कि 31 है, 31 है। तो मान लीजिए कल उनका जन्मदिन भी था, ठीक है, किनका, रदरफोर्ड का, तो याद ही हो जाएगा। ठीक, तो रदरफोर्ड का जन्म जो है, जन्मदिन जो होगा 30 अगस्त को होगा, ठीक है। अब मान लिया जाए 30 अगस्त में रखना, महीना का लास्ट दिन है, तो 31 नहीं जोड़ के 30 दिन रखना, ठीक है। अब इन्होंने 30 अगस्त को जन्मा, कहाँ जन्मा जी, 1871 में 30 अगस्त को न्यूजीलैंड में जन्मे। कहाँ जन्मे, न्यूजीलैंड में। कहाँ जन्मे, न्यूजीलैंड में जन्मे। और उनका जन्म न्यूजीलैंड में हुआ। और क्या हुआ, उनका जो क्या कहते हैं, कुछ एक्टिविटी जो था, उन्होंने सर्वप्रथम जो काम किया 1904 में किया। वो क्या किया, एक पुस्तक लिखा। क्या लिखा, पुस्तक का नाम, 1904 में एक पुस्तक लिखे। पुस्तक का नाम था, पुस्तक क्या था नाम, रेडियो एक्टिविटी नाम का था। क्या नाम था, रेडियो एक्टिविटी नाम से था। क्या नाम था उसका, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी के नाम से था। तो हम लोग एक्टिविटी के नाम से था, तो हम लोग ये बता सकते हैं कि 1904 में रदरफोर्ड ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था रेडियो एक्टिविटी। और 1904 के बाद 1908 में क्या हुआ, उनका क्या हो गया था, एक नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिल चुका था। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया उनको, ठीक है, किनको, मतलब रदरफोर्ड को। और जब रदरफोर्ड को 1908 में क्या करे, नोबेल पुरस्कार जब मिल गया, तो 1911 में उन्होंने क्या किया, 1911 में आके परमाणु का वो वर्क करना शुरू कर दिए परमाणु मॉडल के लिए। 1911 में परमाणु मॉडल दिए वो। कब, और क्वेश्चन अगर आ जाएगा, परमाणु मॉडल रदरफोर्ड को किस ईस्वी में किया गया था ना, परीक्षण या कोई भी चीज़, तो वो क्या कहिएगा, 1911 में। उनका जन्म मृत्यु तो पूछना नहीं है, लेकिन पूछ भी सकता है, जब बुक में दिया है तो हो भी सकता है, पूछ भी सकता है, ये कंफर्म नहीं है, हम नहीं ध्यान दिए हैं, समझ रहे हैं ना। तो अब इसके आगे रदरफोर्ड के बारे में हम जाने हैं। क्या जाने हैं, रदरफोर्ड के बारे में जाने। अब इनके कार्य के बारे में जानते हैं, इनका मॉडल क्या हुआ, क्या क्या किए, इसके बारे में जानेंगे। तो हमको पता चल रहा है कि रदरफोर्ड ने क्या, रदरफोर्ड ने
1911 में जब परमाणु मॉडल दिया तो कुछ प्रयोग किया होगा ना। उस प्रयोग में उन्होंने क्या किया कि एक क्या कहते हैं सोना का जो है सोना लिए और उस पर जो है सोना के साथ साथ एक प्लेट सोने का प्लेट लिए, ठीक है। सोने के प्लेट पर अल्फा रेज मतलब अल्फा किरण को क्या कर दिया, जो सक्रिय होगा रेडियन में वो लेके सक्रियता संख्या को लेके वो क्या कर दिया, उस पर प्रयोग करना शुरू कर दिए। अब कह रहा है इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर किस तरह व्यवस्थित रहता है। रदरफोर्ड ने सोचा कि भाई अगर जो थॉमसन ने अगर जो बोला है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर रहता है तो किस तरह रहता है ये तो मुझे पता होना चाहिए ना, जानूं। वो जानने के ख्याल से एक प्रयोग किया। किसी भी चीज को जानने के लिए जब तक आप प्रयोग नहीं कीजिएगा, अब ये नहीं जानने लगना कि 11,000 वोल्ट पकड़ के छू के देखना कि इसमें कितना वोल्ट है, वो नहीं प्रयोग करना है। समझा मनीष बाबू? ठीक। अब देखिए इन्होंने प्रयोग जो किया, रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियम लिया। क्या लिया? रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या लिया? रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या लिया? रेडियो सक्रिय पदार्थ जिसका नाम क्या था? रेडियन। रेडियन जब लिए, ठीक है, क्या लिए? रेडियन लिए और रेडियन के द्वारा जिस पर क्या कर गया, तीव्र गति से एक अल्फा कण को क्या कर दिया गया, इस पर छोड़ा गया। मतलब जो रेडियो एक्टिविटी से जो अल्फा कण है उसको क्या कर दिया गया, एक सोने का प्लेट लिया गया। एक सोने मतलब सोने क्या, स्लीपिंग सोना नहीं, गोल्ड सोना, ठीक है। अब प्लेट, ठीक, प्लेट लिया गया और उस पत्थर जिसको कहेंगे ना, प्लेट पर प्रहार कराया गया, मतलब उस पर पावर दिलाया गया। तो उस अल्फा कण किसका क्या मैंने रेडियन लिया है उन्होंने, ठीक है। फिगर आपके बुक में होगा, यहाँ इस तरह से फिगर है, क्या है, इस तरह से फिगर है, आप लोग देख सकते हैं। और इस पर जो है इस तरह से कुछ दे दीजिए, क्लियर। और इन्होंने इस प्लेट को यहाँ रखा, चलिए प्लेट को सटा के रख देते हैं, ठीक है, बाद में इसको हम चेंजिंग कर लें। और अल्फा कण इसमें लेते हैं सोना का, ठीक है। अब इस कण को यहाँ से इससे होते हैं, इससे दीजिए, आगे बढ़ते जाएगा, देखते हैं क्या क्या। रेडियन जब लिया गया, क्या लिया गया? रेडियन लिया गया तो अल्फा कणों का स्रोत यहाँ से है, अल्फा रेज यहाँ है, ठीक है। जब रेडियन जो रेडियो सक्रिय पदार्थ जो है रेडियन को लिया गया, उसका जो है अल्फा कण जो है तीव्र गति से क्या करा गया, किस पर प्रहार करवाया गया? सोने के प्लेट पर। क्या बताया? सोने के प्लेट पर जब कराया गया तो पता चला कि इसका पावर जो है आगे निकल गया। क्या हुआ? इसका पावर आगे निकल गया। अर्थात यहाँ हम बोल सकते हैं अल्फा कण का आवेश होता है जी, अल्फा कण का आवेश, अल्फा कण ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, हिंदी में लिखिएगा तो अल्फा कण लिखिएगा। अल्फा कण का आवेश कितना होता है जी, पता है? 2 होते हैं। अल्फा कण का आवेश 2 बराबर 2 दे दीजिए। और द्रव्यमान क्या होता है इसका जानते हैं? 4 होते हैं द्रव्यमान। अगर द्रव्यमान 4 लिखना हो, हम क्या लिखते हैं? 4 AMU लिख सकते हैं। AMU का फुल फॉर्म मैंने बोल चुका हूँ, क्या बोला मैं? एटम मास यूनिट्स, मतलब 4 इकाई इसका द्रव्यमान हुआ। इसका कितना? 4 इकाई यूनिट्स इसका क्या हुआ? द्रव्यमान हुआ। तो ये जो किरण गया इसमें क्या हो गया, आपको किरण जो इसमें जा रहा है उसका पावर आवेश कितना है? 2 है। और द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान कितना है जी? 4 है। तो हम इसको इस प्रकार से करेंगे कि जब ये जो बना है, वस्तुतः ये जो होता है ना, हाइड्रोजन आयन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन आयन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन आयन होता है, ठीक है। हाइड्रोजन आयन होने के कारण, ठीक है, हाइड्रोजन
आयन होने के कारण जो है इस पर हम बोल सकते हैं ये कितना 4 यूनिट्स का है, कितना है 4 AMU का होता है। हाइड्रोजन आयन का मान क्या होगा 4U। इसमें हम ये बोलेंगे कि ऊर्जा बहुत ही अधिक मात्रा में रहता है। इसमें क्या बोलेंगे हम, ऊर्जा जो है इसके पास जो ऊर्जा का स्रोत जो होता है बहुत ही पर्याप्त मात्रा में होती, क्या होता है बहुत ही पर्याप्त मात्रा में होता है। अब रदरफोर्ड ने इस पर जब परीक्षण किया मतलब प्रयोग किया तो उन्होंने क्या बताया, अब मैं वो आगे लिखने के लिए तैयार हूँ, मैं लिख के बताऊंगा। इतना आप समझ लीजिए कि रेडियन पदार्थ लिया गया, उसके बाद क्या लिया गया, एक धातु का पत्थर लिया गया, जो पत्थर यहाँ दिख रहा है ना, उस पर अल्फा किरण को छोड़ा गया, प्रहार करा गया, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे क्या होता है, सो नेक्स्ट में देखते हैं। उन्होंने 1893 में थॉमसन का और 1911 में किनका प्रयोग देख रहे हैं, रदरफोर्ड का। इन्होंने रदरफोर्ड ने ही दिया है ना, क्या दिया, रदरफोर्ड के अनुसार क्या हो गया, इस जब जो है सोना का जो ये सोना का जो है ना पत्थर है, ये स्वर्ण पत्थर लिख दिया मैंने, ठीक है। अभी मैं बोला था ना रेडियन मतलब रेडियन से वो क्या किया, उस पर प्रहार किया गया, उससे जो किरण निकला, अल्फा किरण का स्रोत यहाँ है और ये अल्फा कण है, ये क्या है अल्फा कण है। इसको जब प्रहार किया गया तब क्या बना, इस पर क्या हुआ, किसी चीज़ को आप लोहा को किसी लोहा पे पीटोगे तो कुछ न कुछ तो आएगा ना इसका निदान। जिसमें क्या हुआ, ये क्या कह रहे हैं कि जितना भी अल्फा कण थे, इसमें तीन बातें बोले हैं उन्होंने, इनका मिली सूचना जब रदरफोर्ड इसने प्रयोग किया, ठीक है, तो उन्होंने कहे अधिकांश अल्फा कण क्या हो गए, अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे भाग गए, क्या हो गए, सीधे पार कर गए, किसको, स्वर्ण पत्थर को। दिख रहे हैं यहाँ देखिए रेड कलर से देख रहे हैं, यहाँ पार किया हुआ है, ये क्या हो गया, पार कर गए। और कुछ क्या हो गया, सो देख लीजिए, कुछ जो है सोने के जब पार कर गया सीधा निकल गया, कुछ जो कण था अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो गया, देखिए यहाँ है ना, यहाँ विचलित क्या हुआ, ये थोड़ा कुछ क्या हो गया, विचलित हो गए। और कुछ क्या हो गया, मतलब बहुत ही कम जो है कण जो है, मतलब कि 1 लाख में से कितना में से 1 लाख में से एक कण क्या हुआ, वो आपस लौट गया, मतलब ये घूम गया, क्या हो गया, ये घूम गया। तो अर्थात इन्होंने क्या कहा, इसको पर्दा मानिए, क्या मानिए, पर्दा। उनका कहना हुआ कि जितना जब इसका प्रहार किया गया रेडियन पदार्थ से, रेडियो एक्टिव ना, रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियन से जब इस स्वर्ण पतल पर जब प्रहार किया गया तो ये कौन चीज से किया गया, अल्फा जो कण चला था उससे किया गया। तो वो जब गया तो क्या हुआ, अधिकांश मतलब 80% मानिए वो क्या कर दिया, स्वर्ण पत्थर को क्या कर दिया, पार कर गया, इस पार से उस पार निकलते चल गया। और कुछ क्या हुआ, थोड़ा विचलित हुआ, थोड़ा घबराया। कोई आपको धमका देगा कोई चीज का तो कोई ऐसा होगा निडर जो होगा वो क्या करता है, सीधे चल गया। अब कुछ क्या होता है, थोड़ा मोड़ा क्या हुआ, डरा। अब कुछ ऐसा था कि वो कहा अब आगे जाएंगे तो हमको क्या होगा, कोई भी वजह जिसके वजह से धमकाया गया था, शेर है या कुछ भी हो, तो वो क्या कर दिया, घूमे गया, कहो हम नहीं जाएंगे होते अभी हम घूरे जाते हैं। स्टूडेंट लाइफ में भी होता है कि बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं कि जब भेड़िया धसान चल रहा है, अभी जो माहौल चल रहे हैं उस माहौल में अगर जब बात करें तो एक कंफर्म बात है कि ढेर सारे स्टूडेंट पढ़ने के लिए चलते हैं, तो कुछ तो मुकाम पे आते हैं ना, और कुछ क्या होते हैं उसके पीछे विचलित होते हैं। कोई क्या करते हैं, कुछ न कुछ अपना शिक्षा को छोड़ के, एजुकेशन को छोड़ के दिखावा में सिर्फ शिक्षा रहता है, और अपने जगह से क्या होता है, अपने स्थान को विचलित कर मतलब भटकना शुरू कर देते हैं ना। और कुछ ऐसे होते हैं पता चलता है क्या, रास्ते से घूर आए, 10वां इंटर जाते जाते कहे अब हम पढ़वे नहीं करेंगे। सही बात है ना। तो यही आपको याद रखना, रदरफोर्ड को क्या कहा, 3 बातें ने कहा। उन्होंने कहा सबसे पहला नंबर तो अधिकांश जितना भी अल्फा कण जो था ना सीधे पत्थर को पार कर गया। क्या कर गया, सीधे पत्थर को पार कर गया। उसमें से कुछ जो था
कुछ जो था वो क्या किया, विचलित होना शुरू हो गया, मतलब अपना स्थान को क्या कर दिया, विचलन कौन, मतलब सीधा ना जाके कुछ विचलित हुआ। और सबसे कम कण जो है इसमें से एगो कोई, इसमें से एगो मानिए अपवाद में घूरे के चल आया, कहा हम जेबे नहीं करेंगे, समझ गए ना। तो ये क्या हो गया, अब इसका तीनों बातें याद हो जाएंगे ना, लिख लीजिएगा ना, कहीं इसको दिक्कत नहीं ना, लिखना होगा लिख लेना बाद में, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा कि ये जो वापस जो लौटा उसका फिगर अब कैसे बनेगा, अगर जो परमाणु फिगर पर हम अगर जो इसका फिगर बनावे तो कैसे बनेगा फिगर इसका, एक परमाणु का फोटो बनाइए, मतलब फिगर बनाइए। जब फिगर बनेंगे, मान लिया जाए ये जो पर्दा दिया हुआ उसको परमाणु बना दीजिए, क्या बना दीजिए, परमाणु बना दीजिए। तो परमाणु पहले तो प्लस का चिन्ह दीजिए ना, उसके बाद ये ऐसे कर दीजिए। अब इसमें जो अब जो किरण जो अल्फा कण जो गया था वो कैसे गया था, कुछ ऐसे गया था ना, कुछ क्या हो गया ऐसे चल गया था, ठीक है, कुछ क्या हो गया ऐसे चल गए थे, विचलित हुए थे ना, कुछ क्या हुए थे विचलित हुए थे, कुछ क्या हुए थे मुड़े गए थे, यह हुआ था, कुछ क्या हुए मुड़ भी गए थे, कुछ विचलित हो गए, कुछ मुड़ गए, कुछ सीधे चले गए, कुछ क्या हो गए सीधे चल गए। अब इसका ये निदान आ गया आपके पास, क्या हो गया निदान, कि निदान ये हुआ कि कुछ ने पार करके कहाँ गया, उस पार चल गया और विचलित भी हुए, और कुछ जो है क्या हो गए मुड़ गए। तो मुड़ने का सीन ही आपका पीछे जो पहले पत्थर से पहले वो समझिएगा, ठीक। अब इसमें निष्कर्ष क्या निकला, अब क्वेश्चन रहेगा कि वो तो सूचनाएं हुए, अगर जो कहेगा रदरफोर्ड की सूचना तो रदरफोर्ड की सूचना में आप ये 3 बातें लिखिएगा प्लेट के प्रयोग के बारे में, लेकिन परमाणु पर इसको बना दीजिएगा, स्वर्ण प्लेट में परमाणु पर बना दीजिएगा आप लोग। अब अगर जो कहेगा निष्कर्ष क्या निकला रदरफोर्ड का, तो आप क्या कहिएगा, तो इसमें स्पष्ट जो पीछे हुआ है कहानी उसी को क्या करना है दोहरा दीजिए आप लोग। कहना है परमाणु में अधिकतर स्थान क्या होता है स्थित रिक्त होते हैं, क्या होता है परमाणु में स्थान रिक्त होते हैं, परमाणु में क्या होते हैं, परमाणु में स्थान क्या होते हैं रिक्त होते हैं, क्या होते हैं रिक्त होते हैं, पहला। और जिसके कारण अल्फा कण क्या होता है सीधे चले जाता है, जिसके कारण क्या होता है अल्फा कण क्या होता है सीधे चले जाते हैं, सीधे चलते हैं, क्लियर। अब चलिए दूसरा कहेगा कि परमाणु में, इसी परमाणु में क्या है, परमाणु में धन आवेशित अल्फा कण का सभी दिशाओं में विचलित होना यह दर्शाता है कि ये जो धन आवेशित जो ये धन आवेशित जो भी है क्या है, धन आवेशित जो है, धन आवेशित जो अल्फा कण इस पर था, क्या था अल्फा कण जो था विचलित हुआ, क्या हुआ विचलित हुआ। अब विचलित जब हुआ क्या हुआ, विचलित हुआ तो इसका मतलब ये हो गया, क्या हुआ, अगर जो कोई डर गया तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ न कुछ वजह होगा ना, तो वो वजह यह दर्शाता है कि परमाणु के मध्य स्थान पर कोई समान आवेश उपस्थित है, अर्थात उसके मध्य आवेश पर क्या है कोई ना कोई क्या बैठा हुआ है धन आवेशित, मतलब समान आवेशित बैठा है, जिसको धन आवेशित कहेंगे, धन आवेशित बैठा हुआ है, समान आवेश बैठा हुआ है, क्या बैठा हुआ है समान आवेश उपस्थित है, इसीलिए क्या हुआ है विचलित हुआ है, मतलब ये डरा है, इससे कोई दबंग बैठा हुआ है ना। अब कह रहा है अगला जो उसकी तीसरा कॉलम पर चलेंगे, तीसरा बात क्या बोले थे उन्होंने कि वो लौट आया था ना, तो परमाणु के अंदर धन आवेशित वस्तु को क्या करते हैं अधिक ही अत्यंत जो होता है कम होता है, तो क्या होता है अत्यंत क्या होता है कम होता है, कौन चीज आयन, आयन क्या होता है कम होता है, जिसके कारण वो क्या होता है रिटर्ने आ जाते हैं। तो परमाणु के अंदर उपस्थित जो धन आवेशित वस्तु होता है, जो परमाणु के अंदर वस्तु में उपस्थित, मतलब ये लिखिएगा कि धन आवेशित वस्तु,
धन आवेशित वस्तु में उपस्थित आयन क्या होता है, अत्यंत कम होते हैं, मतलब थोड़ा बहुत ना। मैं बोला था ना 1 लाख में 1 किरण माइनस में हो गए ना, तो क्या होंगे, अत्यंत क्या होते हैं, कम होने के कारण वो क्या होता है, रिटर्निंग हो जाते हैं। क्लियर, रदरफोर्ड अप टू डेट। अब उसका परमाणु मॉडल क्या था इसके बारे में हम जान लेते हैं। तीनों बात लिख लिए, 3 बात 2 बार लिखा है। पहले 3 बात इस पर एक्सप्लेन किया हूँ और उसके बाद 3 बात इस पर एक्सप्लेन किया हूँ। इसका भाषा में आप लोग लिख लेना है। बारी आता है रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल क्या था। हम लोग पहले नाभिक किसे कहते हैं, ये जो बीच में जो आप देख रहे हैं ना, ये बीच में मैं उस वक्त मैं प्लस दे के भी सूचित किया था, इसी को हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और मैंने यहाँ भी लिख चुका हूँ जो आप देख रहे हैं नाभिक के बारे में, तो नाभिक किसे कहते हैं, तो परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है। क्या होता है, धनावेशित होता है। परमाणु का केंद्र देख रहे हैं, धनावेशित शो किए हुए ना हम, तो धनावेशित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं, जिसे मैं क्या कहता हूँ, नाभिक कहता हूँ। अब नाभिक के बारे में जाने, अब जानिए रदरफोर्ड का जो है ना, रदरफोर्ड का जो है परमाणु मॉडल जो था, उसका नाभिकीय मॉडल क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। तो यह दिख रहा है कि नाभिक कौन है, केंद्र है। क्लियर है। और इसके बाद क्या है, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। कहाँ होता है, उसके नाभिक में होता है। परमाणु का टोटल द्रव्यमान कहाँ है, इसमें है। इसमें पूरा द्रव्यमान उसी में है। परमाणु का टोटल द्रव्यमान कहाँ, नाभिक में है। और परमाणु के अंदर जो अधिकांश स्थान होते हैं, मैं उस वक्त भी बोला था, क्या बोला था, परमाणु का अक्सर जो स्थान होता है वो क्या होता है, रिक्त होता है, खाली होता है। क्या होता है, खाली होता है। अब इसके आगे अगर जो मैं चलूं तो परमाणु जो होते हैं, इस सब जो अधिकांश स्थान क्या होते हैं, अधिक जगह क्या दिख रहा है, खाली दिख रहा है। समझ में आ रही है ना। अब देखिए कह रहे परमाणु में जो ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन है, इसी को ऋण आवेशित कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इस इलेक्ट्रॉनों में और धन आवेशित जो होता है, इस बीच में धन आवेशित हम दिए हुए हैं। क्या हुआ, ये बिखरा हुआ है, ये क्या हुआ, वो धसा हुआ है। इलेक्ट्रॉन क्या है, धसा हुआ है। और प्रोटॉन क्या है, बिखरा हुआ है। तो प्रोटोनों, धन आवेशित प्रोटोनों की संख्या क्या होते हैं, समान होने के कारण यह उदासीन भी होते हैं। दोनों का क्या है, समान होने के कारण ये क्या हो जाते हैं, उदासीन भी हो जाते हैं। आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए नाभिक जो होते हैं उसका आयतन जो है ना, परमाणु के आयतन से क्या होता है, कम होता है। उसके तुलना में क्या, कम ही नहीं, काफी कम होता है। कम ही नहीं कहिएगा, काफी कम होता है। क्या कहिएगा, काफी कम होता है। अगर जो कहिए इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर देख रहे हैं, लाल वाला बॉन्ड है, लाल वाला बॉन्ड देख रहे हैं ना, वो क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है ना। क्या करते रहता है, चक्कर लगाते रहता है। और कौन स्थान पे, वृत्तीय मतलब गोलाकार में, यहाँ वृत्तीय पथ में। और यही वृत्तीय पथ को हम ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। हिंदी में आप लोग लिख सकते हैं कक्षाएं। क्या कह सकते हैं, कक्षाएं कहते हैं। अब आपको रदरफोर्ड के बारे में क्लियर हो गया ना। रदरफोर्ड का ये क्या हुआ, नाभिकीय मॉडल हुआ। मैं इससे पहले उसका मॉडल बता चुका हूं। अब इसका दोष सुनना होगा आपको। दोष आप समझ लीजिए, लिख भी लीजिएगा और समझ लीजिएगा, तब समझ में आ जाएगा। रदरफोर्ड के मॉडल के दोष देकर मतलब उसमें जो परेशानियां था, जो कमियां था, उसको देकर डैश मारिए। पहले आप लोग एस्टेंजा मारिए। उसमें कहेगा इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के क्या होता है, चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है। अब देखिए चक्कर कैसे, सूर्य जैसे होते हैं। मान लीजिए जो बीच में जो दिए हैं नाभिक, वो सूर्य मान लीजिए, और सूर्य के चारों ओर नक्षत्र चक्कर मारते रहता है। क्या चक्कर मारते रहता है, नक्षत्र के जो चक्कर मारते रहता है। और वो जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उसमें क्या रहता है, माना जाता है। जिस तरह आप इसमें माने उसी तरह सूर्य को भी मानिए। अगर जो ऐसा नहीं होगा तो क्या करेगा,
गिरिए जाएगा ना। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाया करते हैं, युक्ति संगत नहीं लगता है। यह जो दोष बोला गया था वो क्या है, युक्ति संगत नहीं दिख रहा था। क्योंकि ये बता रहा था परमाणु कभी भी अस्थाई नहीं होता। बताया गया परमाणु कभी अस्थाई नहीं होता है। अगर जो बात करें विद्युतीय चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार, तो क्या बोला था विद्युतीय चुंबकीय स्थान में कि चक्कर लगाने वाला ऋण आवेशित माइनस पॉइंट इलेक्ट्रॉनों से लगातार ऊर्जा का क्या करता है, ह्रास करता है, नुकसान करता है। और परमाणु मतलब उसका जो है क्या करता है, नाभिक के आकर्षण को क्या करता है, बल के कारण वो क्या कहीं भी क्या होगा, नाभिक गिर सकता है। कहाँ, उसके प्रोटॉन मतलब यहाँ जो आपका जो धन आवेशित है उसमें कभी भी गिर सकता है। तो हम यह भी कर सकते हैं परमाणु का विनाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परमाणु का विनाश हो जाएगा। अब रदरफोर्ड के हिसाब से हमको ये समझ में आ गया कि यहाँ हमको संतुष्टि नहीं हुआ, तो फिर बोर ने आगे कुछ दिया है। पहले रदरफोर्ड की एक और दोष बोल दूं, रदरफोर्ड के मॉडलों की कक्षाओं में उपस्थित, कक्षा में बोला था ना ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है, अभी तक निश्चित नहीं की गई थी। कितना उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है ये निश्चित नहीं किया गया था। तब आगे जो है हम लोग नील्स बोर के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें आपको ये सत्यापित किया हुआ, उसमें फ्रेश करके बताया गया है कि क्या कहा गया है। क्लियर। चलिए अब मैंने क्या किया, पहले किसका देख लिया, थॉमसन का, और दूसरे बात किसका देखा मैंने, रदरफोर्ड का। और रदरफोर्ड के बाद मैंने किसका देख रहा हूँ, बोर का। तो बोर का परमाणु मॉडल क्या है, आप लोग रदरफोर्ड तक आए हैं, उसका दोष भी जान गए, उसका जो प्रयोग किया गया वो भी जान गए। अब किसका जानना है, बोर के मॉडल का। तो बोर के मॉडल में क्या है, आप लोग को ये समझना होगा कि बोर के मॉडल के बाद मॉडल आपके बुक में क्या कर स्थगित कर दिया गया, उसके बाद अभी कोई मॉडल नहीं शो किया है। तो बोर का मॉडल आपको इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है। सभी का मॉडल एक ही जैसा है, सिर्फ सभी ने कुछ न कुछ क्या कर दिया, काम कर दिए। क्या कर दिए, कुछ न कुछ काम कर दिए, प्रयोग किए, उसके बाद क्या हो गए, आगे थोड़ा नेक्स्ट करते गए। तो कह रहा है बोर जो है सन 1913 में, कब में 1913 में, 1913 ईस्वी में परमाणु मॉडल दिया। कब दिया, क्यों दिया, तो रदरफोर्ड से कुछ पर्याप्त हो ही नहीं पाया था, इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं प्राप्त होता उसके दोष ना। तो रदरफोर्ड के दोषों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने क्या कर दिया, 1913 में एक परमाणु की संरचना के संबंध में संशोधित सिद्धांत प्रस्तुत किया, पूरा सब कुछ सिस्टम लेके, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, सन 1913 में नील्स बोर ने एक मतलब रदरफोर्ड के दोषों को दूर करने के लिए एक परमाणु की संरचना के संबंध में संशोधित सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे मैं बोर्स परमाणु मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं, बोर्स परमाणु मॉडल कहते हैं। इसका डेट क्या बोला मैंने, 1913 ईस्वी में। अब इसका मॉडल जो था किस तरह से था, आप उसी तरह से आप नाभिक पर जो है यहाँ जो आप लिखते हैं इसमें नाभिक कर दीजिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्या कर दीजिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और नेक्स्ट में जितना भी होंगे आप उसका वर्क जो है जिस तरह से मैं पीछे करते आ रहा हूँ वैसे आप लोग कर लीजिए। सभी को इलेक्ट्रॉन बैठा दीजिए, क्या कीजिए, इलेक्ट्रॉन को बैठा दीजिए सभी के बीचों बीच, जहाँ जगह आपको मिल जाए वहाँ आप बैठा दीजिए इलेक्ट्रॉन, कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे देखता हूँ क्या बता रहा है। चलिए, अब इन्होंने क्या किया, जब इनका जो मॉडल दिया गया तो इनके अनुसार अब क्या हो गया, सबसे पहले तो वहाँ देखे थे किसके अनुसार, रदरफोर्ड के अनुसार, थॉमसन के अनुसार। तो थॉमसन ने तो एक तारबूज देख के क्लियर कर लिए थे ना, रदरफोर्ड इस पर कुछ न किए। तब इसमें अब कौन आए, बोर ना है। बोर का परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता है, जो आपको वो भी बताए थे, रदरफोर्ड ने भी बताए थे।
ना, चारों ओर घूमता है कौन, चारों ओर घूमता है कौन जी, इलेक्ट्रॉन। कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है किसके, नाभिक के चारों ओर। किसके चारों ओर, नाभिक के चारों ओर। आप देख लीजिए नाभिक किसको मैंने बोला था, बीच वाले को ना, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, लाल वाले जितना भी दिए हैं सो। उसके बाद देखिए अब जो है क्या कर रहे हैं, ये निश्चित ऊर्जा में दे दिया गया। क्या हो गया, निश्चित ऊर्जा दे दिया गया। इसका निश्चित ऊर्जा इलेक्ट्रॉन का मान आप लोग को पता होगा, पता है ना कितना है इलेक्ट्रॉन का मान, ई बराबर, सापेक्ष मान भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए 1.60 गुने 10⁻⁻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 ⁻
लोग लिख लीजिए, परमाणु के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्या होते हैं, नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते एक निश्चित ऊर्जा में। क्लियर। दूसरा आप लिखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। वहाँ तो बोला गया था ह्रास होता है, यहाँ कह रहा है जब चक्कर लगाएगा ना, लगाने पर या लगाए तो उसमें क्या होगा, उनका ऊर्जा में कोई क्या होता है, चारों ओर जब चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, किसका, नाभिक के चारों ओर जब चक्कर लगा रहा है कौन, इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पर, जब ये चारों ओर चक्कर लगाता है तो इसमें कोई ह्रास नहीं होता है, ऊर्जा में क्या होता है, ह्रास नहीं होता है ऊर्जा का। क्लियर हो गया, ऊर्जा का ह्रास कुछ नहीं होता है। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर या उस क्या कहते हैं, उसको ऊर्जा सेल कहते हैं। इसी कक्षाओं को मैं क्या कहता हूँ, ऊर्जा सेल कहता हूँ। क्या कहता हूँ, ऊर्जा सेल कहता हूँ या ऊर्जा स्तर कहता हूँ। इसको क्या कहूँगा, इस कक्षाएं को क्या कहेंगे, उस कक्षाएं को कहेंगे ऊर्जा सेल, ऊर्जा स्तर या ऊर्जा सेल, ऊर्जा सेल कहते हैं। क्लियर, ये तो नाभिक है। अब इसके आगे चलते हैं। अब कह रहा है जब ये तीनों बात बोले तो आगे नेक्स्ट बोले, जब अंदर से बाहर की ओर इन कक्षाओं को ले जाया जाता है तो इसको क्या करते हैं जानते हो, अंदर से बाहर, मतलब यहाँ से ऊपर की ओर अगर जो आना शुरू करते हैं तो हम लोग लिखना शुरू करते हैं के, क्या करते हैं, के, क्या लिखना शुरू करते हैं, के, उसके बाद एल, उसके बाद एम, उसके बाद एन, क्या होता है, एन। ठीक से लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक, अब ये क्या हो गया, आपका जो है बता रहा है अंदर से जब बाहर की ओर इन कक्षाओं को जब ले जाया जाता है के एल एम एन या आगे जितने भी रहेंगे ऑर्बिट, मतलब कक्षाएं रहेंगे, इस सभी लाइन को क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। और ऑर्बिट जो रहेंगे उसमें क्या होगा, हम नेक्स्ट के से लिखना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, के एल एम एन जो होगा सो आप क्या कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा। और संख्या जो होंगे, एन की जो संख्या होंगे, एन बराबर जो लिखाएगा तो एक में लिखाएगा क्या, एन बराबर क्या लिखाएंगे, एन बराबर 1 लिखाएंगे। क्या लिखाएंगे, 1, एन बराबर 2, एन बराबर 3। ये जो संख्या जो होंगे आगे बढ़ते जाएगा तो एन बराबर 4, आगे बढ़ते जाएगा तो क्या होगा, एन बराबर 5। जहाँ तक इसको ले जाना है ले जाइए, इसको जहाँ तक ले जाना है ले जाइए। क्लियर, जहाँ तक जरूरत होंगे। और आप लोग तो इतना जानते हैं ना, ये 111 ही तत्व बना ही है ना, तो हम उसी के आधार पर न चलें, 118 तक सत्यापित हो चुका है। तो कक्षा जो के जो होता है, ये जो पहला कक्षा के है, ये क्या है, के है ना, ये के जो है पहला कक्षा जो है, इसकी जो ऊर्जा सबसे कम होती है, मतलब कि इसमें शक्ति जो क्या होता है, कम होता है। इसीलिए नाभिक के बगल में बैठल रहता है ना, नाभिक के बगल में क्या है, के है, के है तो के है ना। चलिए, और जबकि एल एम एन का जो है कक्षाओं जो है ऊर्जा क्रमशः एक, जब ये चल ही रहा है तो ये प्लस ही हो रहा है, समझ रहे हैं ना, अर्थात इसमें ऊर्जा 2 मान ली जाए तो इसमें कुछ उससे प्लस होता है ऊर्जा ना। इस हिसाब से चलते जाइए तो क्या होगा, आपका जो है आगे जितने भी बढ़ते जाएगा उसमें क्या होगा, बढ़ते जाएंगे। और इसी आधार पर
इसी आधार पर सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन जो होता है के जो है कक्षा का जो है क्या करता है, प्रवेश करते हैं। इसके बाद कहाँ जाते हैं इलेक्ट्रॉन, एल में जाते हैं। उसके बाद कहाँ जाते हैं, एम में जाते हैं। उसके बाद एन में जाते हैं। नेक्स्ट ओ भी हो सकता है, कोई परेशान कोई ऐसी बात नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक कक्षा के दूसरे कक्षा में कूद सकता है। क्या कर सकता है, कूद सकता है या कूदता है तो ऊर्जा का अवशोषण होना शुरू होता है। क्या, ऊर्जा जो खींचा जाता है थोड़ा, उस आप जब कूदेंगे तो थोड़ा शरीर को तो एनर्जी कम भी करेगा ना, तो क्या होगा, ऊर्जा क्या होता है, अवशोषण होता है। किंतु जब इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से अंदर आएगा, बाहर से जब अंदर आएगा तब क्या होगा, उत्सर्जन होता है। जब एक कमजोर का बड़का से लड़ेगा, समझ रहे हो ना, एक कमजोर व्यक्ति बलवान से लड़ेगा तो उसका ऊर्जा क्या होगा, पावर ज्यादा रहेगा, कम्बेन करेगा। अतन करगर है, छोटका से लड़ेगा तो ऊर्जा उसके यहाँ क्या होगा, बढ़ेगा। जब नीचे वाला के अगर जो ऊपर जाएगा, के अगर जो एल पे जा रहा है तो इसका क्या होगा, ह्रास होगा। क्या होगा, ह्रास होगा, अर्थात अवशोषण होगा। क्या होगा, अवशोषण होगा। अगर जो क्या होता है, एल जो है कहाँ जाता है, एल जो अगर जो एम पर जाता है तो इसका क्या होगा, अवशोषण होगा। क्या होगा, अवशोषण होगा। लेकिन अगर जो एम किस पर जाए, के पर जाए तो क्या हो जाएगा, ये उत्सर्जन होगा। इसके लिए एम के लिए क्या होगा, उत्सर्जन होगा, उत्सर्जन होंगे। किसका, ऊर्जा का क्या होंगे, उत्सर्जन होंगे। कब, जब बड़ा से छोटा में जाएगा, एन जब रिटर्न करेगा पीछे नीचे की ओर कम वाले के पास तो उसमें ऊर्जा को उत्सर्जन होगा। अगर जो के जब भागेगा अगला की ओर तो क्या होगा, अवशोषण होगा। इसी अब चलते हैं, अभी बोर में ही चल रहे हैं। किस में चल रहे हैं, नील्स बोर के ही बारे में जान रहे हैं। नील्स बोर के हिसाब से आपको ये फिगर दिखता होगा तो आप लोग इसमें ये सब इलेक्ट्रॉन है। क्या है, ये सभी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये सब ध्यान दीजिएगा, ये सब इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है और बीच बीच में प्रोटॉन घूम रहा है। ठीक है, और नाभिक बीच में है। उसके बाद क्या दिया इसका, ऑर्बिट जो होता है कक्षा का नाम दिया KLMN। इस प्रकार से दिया है KLMN, एक कम बुझा रहा है ऑर्बिट हमको। ठीक है, अब देखो इसमें देखो कह रहा है विभिन्न कक्षाओं, क्या कह रहा है, विभिन्न कक्षाओं जो होता है, विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाला इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन जितना भी है, ये जो चक्कर लगा रहा है इस कक्षा में, इस कक्षा में, तो मान लिया जाए आगे भी तो कक्षा होंगे ना, तो इस कक्षा में सभी को कक्षा में जो चक्कर जो लगा रहा है ऑर्बिट, जो इसमें जो चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, ये ऑर्बिट हुआ, जो ये कक्ष हुआ, इसको क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, कक्षाएं कहते हैं। तो ये कक्षाएं हुए, तो एक कक्षाएं का नाम क्या है, के है, दूसरा का क्या है, एल है, तीसरा का एम, उसके आगे क्या होगा, एन होंगे। तो इस हिसाब से हम चलेंगे तो कह रहा विभिन्न कक्षाओं में जो चक्कर लगाने वाला इलेक्ट्रॉन का वितरण जो है बोर ब्यूरी ने किया था। क्या क्या, बोर ब्यूरी ने किया था। अब कहेगा इलेक्ट्रॉन को जो है इस तरह से करने के लिए कौन किए थे, बोर ब्यूरी ने किया था। उनके योजना के अनुसार वो जो योजना बनाए वो तीन नियम का पालन कर रहा है। कौन कौन कर रहा है, सो देख लीजिए आप। पहला कह रहा है किसी कक्षा में, क्या कह रहा है, किसी कक्षा में। अब ये कक्षा कहाँ से निकालोगे जी, स्कूल से निकालोगे कि कॉलेज से निकालोगे, नहीं, ये कक्षाएं उससे नहीं निकालना है। आपको एलिमेंट जो 118 तत्वों का जो आप लोग जो अध्ययन कर चुके हैं, इसमें आप लोग को बहुत की याद भी है ना, तो उसमें से अगर जो जितने भी संख्या तत्व की संख्या परमाणु संख्या होते हैं उसी को हम परमाणु संख्या कहते हैं ना। अब इलेक्ट्रॉन n बराबर क्या दिया हुआ, यहाँ मैं दे दिया हूँ n बराबर n संख्या, यही दिया मैंने, ये n संख्या हुआ। तो ये ऑर्बिट जब पहला ऑर्बिट है उसको क्या कहेंगे, एक में है फर्स्ट ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट सेकंड, तीसरा और चौथे ऑर्बिट है। ये सब क्या है, संख्या है, ऑर्बिट संख्या है। तो किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या का सूत्र जो हम सत्यापित किया गया है, ये क्या दिया गया है, 2n² दिया गया। क्या दे दिया गया, 2n²। n को मैंने बोला था अभी कक्षा की संख्या है, क्या बोला था, कक्षा की संख्या। n बराबर क्या होते हैं जी, कक्षा की संख्याएं। क्या होते हैं, कक्षा की संख्याएं। अब इसके आगे चलते हैं, दूसरा फॉर्म क्या कहता है। अब इसको समझने के लिए हम बात करूं तो पहला जो है इसका जो फॉर्मूला लिखेंगे, पहला ऑर्बिट का क्या नाम है,
क्या नाम है जी? ऑर्बिट का नाम क्या है? के नाम है। तो के, तो पहला ऑर्बिट के है, तो उसका पहला फॉर्मूला क्या होगा जानते हैं? पहले कक्षक का ऑर्बिट की संख्या 2n² है, 2n² है। अब देखिए n का मान यहाँ क्या है जी? n का मान यहाँ क्या है? 1 है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? 2 इंटू 1 का स्क्वायर अर्थात कितना? 2। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या लास्ट में इसमें क्या आया? 2 आया। अब दूसरा में चलते हैं, n बराबर 2 है, तो n बराबर 2 है, तो दूसरा क्या नाम है? l। तो l का क्या होगा जी? l का होगा 2 गुने 2² फॉर्मूला पर। तो कितना हुआ? 2 2 4 और 4 2 8, 4 दूनी 8। अब देखिए तीसरा के, चलिए तीसरा क्या नाम है? के के बाद m है ना, क्या है? m है, के एल एम है। तो m का क्या होगा? 2 इंटू यहाँ 2 है, तब यहाँ कितना संख्या है? 3, 3 का स्क्वायर। तो 3 दिया 9 दूनी 18। n में चलिए, n का चलिए, n में क्या होगा? तो n का मान 2, n का मान चौथे स्थान पर चलिए, तो n स्थान पर क्या होगा? 4 का स्क्वायर अर्थात 16 दूनी 32। अब इसमें चलते हैं, 32 तक इसमें शो किया है। अब आगे चलते हैं, हमको लगता है 32 तक में सब आ ही जाते होंगे। अब सबसे बाहरी कक्षा में दूसरी बात चलते हैं। सबसे बाहरी कक्षा में क्या कर रहा है? सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा? 8 हो सकती है। क्या हो सकती है? 8 हो सकती है। अब इसके आगे चलते हैं, ये कौन दिया है? बोर-ब्योरी ने दिया है, ठीक है। अब जब बाहरी कक्षा इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या हो, क्या होगा? अधिकतम संख्या जब पूरा हो जाए, 8 अधिकतम संख्या क्या यहाँ बोला है? 8 हो सकती है ना। तो जब अधिकतम संख्या पूरा हो जाए तब क्या होगा? वो एक नया ले सकता है, इलेक्ट्रॉन नए कक्षा में प्रवेश कर जाते हैं। तब क्या हो जाता है? वो इलेक्ट्रॉन एक के बदला में किस में चल जाएंगे? एल में, एल के बदला में एम में चल जाएंगे, एम के बदला में एन में चल जाएंगे। इस तरह से अगर जो हम चलें तो हम कह रहे हैं प्रारंभ के 18 तत्वें, मतलब हाइड्रो एलिमेंट्स जो आप लोग पढ़े हुए हैं, टेबल भी पढ़े हुए हैं, इसे भी पढ़ा चुका हूं मैं, तो उसमें आप क्या देखे होंगे कि जब एलिमेंट का फर्स्ट से लेके 18 तक क्या होता है? आपको याद है? याद होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से जितने भी हैं 18 तक के तत्वों को जो है क्या है, आप जो है इस आधार पर चल सकते हैं। किस आधार पर? बोर-ब्योरी के आधार पर चल सकते हैं। इसके योजना के अनुसार आप क्या कर सकते हैं? आराम से समझ सकते हैं। और इसके आगे जो होगा इसका लागू नहीं होगा, इसका नियम आगे लागू नहीं होगा। उसके लिए मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा आपके जरूरत के हिसाब से। क्लियर ना? तो आगे किसी और दूसरे क्लास का वीडियो आपका इसी चैनल पर मिल जाएंगे, उस पर भी आप देखिएगा, जिससे डिटेल्स में आपको समझाया हुआ मिलेगा। क्लियर है? मैंने बोला था अभी बोर-ब्योरी के नियम से, क्या बोला था मैंने? बोर-ब्योरी के नियम से आप 18 तक विदाउट परमिशन का बेमतलब आप जा सकते हैं उसकी योजना के अनुकूल। किस आधार पे? 2n² के आधार पे। किस पर चलेंगे? 2n² पर। आप लोग कुछ देख रहे हैं, लाइनिंग दिया हुआ है, इसमें कॉलम बनाया जाता है, और कॉलम बना के मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे ये नियम पालन करता है। इसमें पहले SN नंबर लिख लीजिए। SN नंबर मतलब कि परमाणु संख्या, सीरियल नंबर ही परमाणु संख्या होगा। इसमें आप परमाणु एटॉम नंबर हो गया, एटॉम नंबर हो गया। इसमें संकेत लिख दीजिए, सिंबल। क्या लिख दीजिए? सिंबल। इसमें आप दीजिए के बराबर 1 था जी। के में एन के मान क्या था? 1 था, ब्रैकेट में दीजिए। के के बाद एल था, इसका मान क्या था? 2 था। के एम के बाद क्या? एल के बाद क्या था? एम था, इसका क्या था? 3 था। और एन का मान क्या था? 4 था। अब इस आधार पर हम चलेंगे। किस पर चलेंगे? इस आधार पर चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ रहने दीजिए, 18 के लिए लूंगा। अब 8 तक बोलिए क्या होगा? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, Li है, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और भी हैं, आगे के लिए लेंगे। अब देखिए मैं आपको इस मॉडल यही था जी, इस मॉडल में चलता हूँ। इसको मानेंगे n बराबर 1, ठीक है। अब इसको देखिए, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, और नीचे में लिख लीजिए k का मान। k क्या है? k इसका है, k इसका, l इसका, m इसका, n। अब दीजिए तीनों का मान दिया हुआ, क्या दिया हुआ? तीनों n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर
4। अब देखिए इस पर हम निकालते हैं हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी, 1। तो इसके लिए आपको परमाणु संख्या 1 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 ही रह जाएंगे इसका मान। क्या हो जाएंगे, 1 ही रह जाएंगे इसका मान। परमाणु संख्या इसका कितना होगा, 1 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 1 रहेंगे। अब देखिए हीलियम का परमाणु संख्या कितना है, 2। तो आप इसमें 2 लिख दीजिए। चलिए अब इसमें देख लीजिए परमाणु संख्या कितना है इसका, हीलियम का 2, लिथियम का 3। तो देखिए क्या होगा, 3 कैसे लिखेंगे हम, 2 और 1। क्या कहा गया है कि K का मान जो है क्या दिया गया था, K का मान क्या दिया था, मतलब 1 का स्क्वायर करना, 2n स्क्वायर करना था ना, तो 1 ने स्क्वायर करेंगे ना, तो 2 करता तो 2a तक न रहेगा, 2 के बाद क्या हो जाएगा, नेक्स्ट चल जाएगा। तो यहाँ हीलियम का कितना हुआ, 2 है, तब तो इसमें रहा। अब अगर जो 3 आ गया तब क्या होगा, इसमें 2 ही रहेंगे। क्या रहेंगे, 2 ही रहेंगे। क्या रहेंगे, 2 ही रहेंगे। अर्थात हम सब का कह सकते हैं 2 2 2 2 2 2 2 2 2 लिख देंगे 18 तक। 18 तक क्या लिख देंगे, 2 2 ही तक रखना है। अब उसके आगे चलेंगे, हीलियम के 2 है तो क्लियर है, इसमें कुछ नहीं, मान लिया जाए 0 0 है। और 2 के 3 तो 1 की जरूरत है, इसको 4 क्या जरूरत है, 2। अब ये याद रखना है हमको, L बराबर क्या लेना था हमको, 2n स्क्वायर में क्या लेना था, 2 का n की संख्या कितना है इसका, L में क्या n की संख्या 2 है। तो इसमें जब भी लेंगे तो 2 का स्क्वायर लेंगे, अर्थात 2 गुने 4 अर्थात 8 तक हम इसको लेंगे। क्लियर है, n वाला हम कितना तक ले सकते हैं, L वाला में 8 तक। अब चलते हैं, हाँ 8 तक लेंगे। अब देखिए 4 हो गया क्लियर, 5 में देखिए कितना बचेगा, 3। अब 6 में 4, 7 में 5, 8 में 6। अब कोई ले लीजिए 11 में, 11 में बोलिए क्या होता है, 11 में क्या है, सोडियम, सोडियम है Na। तो Na की संख्या सोडियम कितना हो गया, 11। तो 2 और 8, इससे ज्यादा इसमें नहीं होगा। पिछला तीसरा पॉइंट में कहा था, कौन, बोर ब्यूरो ने कहा था, क्या कहा था कि अगर जो अंदर की इसकी जो अधिकतम संख्या जो है ये अगर जो सेटिस्फाई कर दिया है, इससे अधिक अगर जो है संख्या तो वो क्या चलेगा, नेक्स्ट में चल जाएगा। किस में चल जाएगा, नेक्स्ट ऑर्बिट में चल जाएगा। किस में चल जाएगा, नेक्स्ट कक्षाएं में चल जाएगा। तो नेक्स्ट कक्षाएं इसमें कितना ले लेंगे हम, 1 ले लेंगे। अब ये ध्यान कंडीशन याद हमको रखना है, एम का कंडीशन क्या याद रखना है, हमें पता होना चाहिए। एम बराबर क्या लिखे थे, 2n स्क्वायर के परमान जी, 2 गुने कितना, 3 का स्क्वायर अर्थात 2 गुने 9 अर्थात 18 इस इक्वल टू कितना होंगे, 18। अब ये ध्यान देना है कि 18 से ज्यादा हमको नहीं जाना है। अब 17 नंबर में क्या होता है, क्लोरीन होता है। 17 में क्या होता है, क्लोरीन होता है। तो क्लोरीन है, हमने बताया था। तो 17 में क्लोरीन होता है, Cl होता है। अब Cl का मान 17 है, तो 2 8 और 7, तो 10 7 17 पहुंचा। अब 18 में क्या होगा, ऑर्गन। तो ऑर्गन में क्या होंगे जी, ऑर्गन 18 लिखना है, 18 ऑर्गन 18 हुए, तो 2 8 10 8 18। बात समझ में, ठीक ना, 18। इस तरह से मेरा ये कॉलम क्या होंगे, नेक्स्ट में जो क्या करते हैं, अप टू डेट करते हैं कहाँ तक, एम तक। इसके आगे जानकारी के लिए हम फिर इसके दूसरे थॉट पर चलेंगे। अब KLMM की संख्या समझ रहे हैं ना। आगे चलिए, मान लिया जाए किसी और का योग बोलिए निकाल के, ऑर्गन के बाद और कोई बोल सकते हैं ना, पोटेशियम। पोटेशियम कितना होता है, 19। तो 19 में क्या हो जाएगा, मैं ये बोल दिया हूँ कि 19 अगर जो आ गया, हमें कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ 1 आ सकते हैं, मान लेंगे, क्लियर है। लेकिन इसका जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, बोर ब्यूरी के बारे में, वो क्या कहता है, इसके योजना के बाद जो हम बढ़ेंगे तो ये कन्फर्म नहीं करेंगे। समझ रहे हैं, इसके लिए हम आप लोग संयोजकता के नियम पर चलेंगे, तब जाकर पता चलेगा अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है। चलिए अभी जो हम चलेंगे, किसके हम चलेंगे,
न्यूट्रॉन के बारे में चलेंगे। किसके बारे में चलेंगे? न्यूट्रॉन के बारे में चलेंगे। न्यूट्रॉन का आप लोग इंग्लिश नाम क्या था? NEUTRON, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किया कैसे हुआ इसके बारे में जानेंगे कि 1932 में 1932 में कौन थे जी? सर जेम्स चैडविक। क्या नाम था? सर जेम्स चैडविक। क्या था? चैडविक। तो इन्होंने क्या कुछ किया ये हम जानना चाहते हैं। कब? 1932 में 1932 में इन्होंने क्या किया? हीलियम जानते हैं? हीलियम अभी मैं दिया था ना 2 नंबर में, 2 नंबर परमाणु संख्या हुआ ना, और इसका जो है नाम जो हुआ हीलियम। हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, जो भी लिखिएगा लिख सकिए। इसका नाम हीलियम हुआ। अब कह रहा है हीलियम का इलेक्ट्रॉन कितना होता है, प्रोटॉन कितना होता है। अब मैं प्रोटॉन को P लिखता हूँ, इलेक्ट्रॉन को E लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? प्रोटॉन को P लिखता हूँ, इलेक्ट्रॉन को मैं E लिखता हूँ। तो इसमें 2 प्रोटॉन होता है और 2 इलेक्ट्रॉन होता है। क्या हो गया? 2 प्रोटॉन होता है और 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हीलियम का परमाणु का द्रव्यमान क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 2 गुना होना चाहिए। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना? 1। हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 1। इससे 2 गुना होना चाहिए था। कैसा होना चाहिए? इससे 2 गुना होना चाहिए। किसका? हीलियम का। लेकिन यहाँ क्या हुआ? हीलियम का जो परमाणु का द्रव्यमान हो गया हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान से कितना हो गया जी? 4 गुना हो गया। कितना हो गया? 4 गुना हो गया। अब इसके क्या होता है? इस संबंध में पाया गया कि हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन को छोड़कर, खाली वो हाइड्रोजन एक छोड़ना, हाइड्रोजन को छोड़कर सभी तत्व के परमाणु द्रव्यमान परमाणु में क्या होगा? उपस्थित प्रोटॉनों की कुल द्रव्यमान से कम क्या होना चाहिए? 2 गुना होना चाहिए। और इससे रदरफोर्ड ने भी निष्कर्ष निकाला था कि परमाणु में अवश्य ही क्या होगा? कोई उदासीन या आवेशहीन कण विद्यमान होना चाहिए, तब ये जाकर कोई काम होगा। तो जिसका द्रव्यमान क्या होना चाहिए? प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लगभग बराबर होना चाहिए। तब क्या हुआ कि 1932 में सर जेम्स आए। कौन आए? सर जेम्स चैडविक आए। उन्होंने क्या किया कि बेरियम को लिया। उन्होंने क्या किया? बेरियम धातु को लिया। बेरियम कैसे होता है? बी या बेरियम ना। बेरियम धातु को जब लिया तो क्या हुआ? उनको पता लगाने के लिए क्या कि उसमें क्या क्या है अंदर में, तो धातु पर कणों से आघात करवाया। क्या कर दिया? आघात करवाया। कौन कण था जी? उस पर क्या करवाया? आघात करवाया। अल्फा कण से क्या करवाया? बेरियम पर अल्फा कण से क्या करवाया? आघात। क्या मतलब? प्रहार करवाया। क्या किया? प्रहार करवाया। जब प्रहार हुआ, इस पर पावर दिया गया, तब क्या हुआ? इन कणों को वैद्युत उदासीन, तो मतलब आघात कराकर इन उदासीन कणों को क्या कर दिया? पता लगाने की कोशिश किया गया। इन कणों का जब वैद्युत कम हुआ, वैद्युत उदासीनता के कारण क्या हो गया? इनका नाम क्या रखा गया? न्यूट्रॉन रख गया। क्या हो गया? न्यूट्रॉन रखा गया। क्या नाम रखा गया? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का नाम कौन रखे? सर जेम्स चैडविक ने रखा। ठीक है। और ये भी कहा गया इनका द्रव्यमान जो होना चाहिए प्रोटॉन के द्रव्यमान के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। प्रोटॉन बराबर क्या होना चाहिए? न्यूट्रॉन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर क्या होना चाहिए? न्यूट्रॉन होना चाहिए। मतलब इनका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान। अब देखिए, कहीं न कहीं आप देखे होंगे, मैं इससे पहले फिगर में दिया था P+N दिया था ना केंद्रक में। चलिए, न्यूट्रॉन के गुण के बारे में जान ले। न्यूट्रॉन का गुण कैसा होना चाहिए? क्या होता है? सबसे पहले नंबर उदासीन उदासीन उदासीन। मैं सब बार में चलिए देख लेते हैं हम। क्या देखें कि न्यूट्रॉन के बारे में कह दिए, इसका द्रव्यमान उसका द्रव्यमान क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अब कह रहा है कि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं रहता है। न्यूट्रॉन जो है कोई आवेश नहीं रहता। मैं पहले बार भी बोला था, n लिखते हैं, स्मॉल n। इस पर 0 मान रहता है। और P पर क्या रहता है?
P पर जो मान प्लस रहता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस और न्यूट्रॉन पर क्या होता है, जीरो रहता है। अर्थात ये कौन आवेशहीन है, इस पर कोई आवेश नहीं रहता है। और इससे पहले मैं मान भी दे चुका हूं, कितना होता है इसका मान 1.67 कितना गुने 10 पे पावर माइनस 24 ग्राम, ये मैं दे चुका हूं। या इससे ऊपर मैं दिया था 1.008 AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, कितना 008 है ना, AMU यूनिट में आ गया। ठीक है, अब इसका भी मान मैंने दिया हूं, इसका भी मान दिया हूं। ठीक है, अब इसके आगे चलता हूं, जो एक पॉइंटेड बातें हैं वो जान लें। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो है ना, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से लगभग क्या होना चाहिए, बराबर होता है। इसलिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के साथ परमाणु के केंद्र स्थान जो होंगे, मेन मिडिल पॉइंट उसका जो होंगे, मध्य केंद्र जो होंगे स्थान नाभिक में उपस्थित होंगे। कहाँ उपस्थित होंगे, नाभिक में उपस्थित होंगे। मैं पिछला फिगर में P+N जरूर दिया था, अंदर में दिया था ना, देखे होंगे। तो इस तरह से अब आपका ये कहाँ हुआ, न्यूट्रॉन तक समझ गए हैं। आगे जो है इसका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, नेक्स्ट क्लास होगा वो